प्रिय विद्यार्थियों, हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पूर्व के वीडियोस में देख चुके हैं कि किस प्रकार साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास की जानकारी ले सकते हैं, किस प्रकार पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास जान सकते हैं। आज हम प्राचीन भारत के स्रोतों के तीसरे स्रोत विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भारत के संबंध में कई विदेशी लेखकों के वृतांत मिलते हैं जो समय समय पर भारत में आए और जिन्होंने भारत के विषय में रचनाएं की या अपनी रचनाओं में भारत का कुछ न कुछ उल्लेख दिया, जो हमें भारतीय इतिहास की जानकारी में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। इन विदेशी यात्रियों के विवरण को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, यूनान और रोम से आए हुए यात्रियों के वृतांत। दूसरा, चीन से आए हुए यात्रियों के वृतांत। और तीसरा है, जो लेखक अरब से आए थे उन्होंने जो वृतांत लिखा उसके बारे में। वास्तव में हमारा जो प्राचीन भारत के इतिहास का प्रश्न पत्र है वो आरंभ के काल से लेकर 1200 ईस्वी तक का है। इसीलिए इस काल के मध्य में जो विदेशी यात्री आए, हम केवल उन्हीं के विवरणों को अपने इस वीडियो में ले रहे हैं। इनमें जो 3 प्रकार के लेखक हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। कुछ ऐसे थे जो भारत में स्वयं आए और उन्होंने खुद देखा और लिखा। कुछ ऐसे लेखक भी हैं जिन्होंने जो भारतीय व्यापारी या भारत से यात्रा करके गए थे, उन लोगों ने जो भी विवरण बताया, जो भी कहानियां बताई, उनके माध्यम से रचनाएं की। तो इन सब लेखकों में अधिक प्रामाणिक विवरण हम उन लेखकों के मानते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारत में आकर स्वयं अनुभव किया और लेखन किया। उनका लेखन अधिक प्रामाणिक माना जाता है। आइए आज हम चर्चा करेंगे यूनान और रोम से आए हुए लेखकों के बारे में। यूनान और रोम से भारत का जो संबंध था, व्यापारिक संबंध तो पूर्व में ही था, लेकिन यात्रियों के माध्यम से या लेखकों के माध्यम से जो संबंध रहा वो सिकंदर से प्रत्यक्ष रूप से रहा, क्योंकि सिकंदर प्रत्यक्ष रूप से पहली बार भारत में आया था। उससे पूर्व जो रचनाएं हैं उन्हें हम सिकंदर के पूर्व के लेखक कहेंगे। दूसरा भाग है जो लेखक सिकंदर के साथ भारत में आए और उन्होंने भारत के बारे में लिखा। और तीसरा वर्ग है उन लेखकों का जो सिकंदर के बाद भारत में आए और फिर जिन्होंने भारत के बारे में लेखन किया। आइए हम लेखकों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सिकंदर के आने से पहले जिन लेखकों ने भारत के बारे में लिखा उनकी चर्चा करेंगे। इसमें पहला नाम आता है स्काई लैक्स का। इसे ईरान के शासक ने भारत भेजा था और इसने जो पुस्तक लिखी उसके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है हेकेटियस। इसका ग्रंथ था जियोग्राफी, जिसमें इसने कुछ भारतीय नामों का उल्लेख किया है। तीसरा लेखक जो सिकंदर के पूर्व के लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण है वो है हेरोडोटस। इन्हें इतिहास का जनक या इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था हिस्टोरिका और इसमें उन्होंने भारत और भारतवासियों का विवरण दिया है, लेकिन इन्होंने स्वयं कोई अनुभव नहीं किया था भारत का। केवल जो किस्से और अफवाहें प्रचलित थीं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना लेखन किया। जैसे आप कुछ बात मैं बताऊं कि भारत के अंदर जो व्यक्ति हैं वो पेड़ पर रहते हैं,
और इस तरीके की जो बातें हैं वो उन्होंने लिखी, जो मात्र कथाओं पर और अफवाहों पर ही आधारित थी। इसके बाद अगले लेखक आते हैं टीसीएस। ये ईरानी दरबार में चिकित्सक थे और ईरान के दरबार में भारत से जो भी दूत या कर्मचारी आते थे या भारत की यात्रा करके आए हुए थे, उनसे जो बातें वो सुनता था उसी का वो लेखन कर देता था। लेकिन टीसीएस की जो मूल पुस्तक है वो हमें प्राप्त नहीं हुई है। अब आते हैं दूसरी श्रेणी के लेखक, जो सिकंदर के साथ भारत में आए। आप सब जानते हैं कि सिकंदर विश्व विजय की कामना रखता था और इसी इच्छा को लेकर उसने भारत की ओर भी अपना आक्रमण किया था। तो उसके साथ उसके कुछ सेनापति जो थे वो लेखक भी थे और कुछ लेखक ही थे जो सिकंदर की सेना के साथ आए थे। इन लोगों ने भारतवासियों का अनुभव किया था, सिकंदर के साथ थे और जो सिकंदर के साथ की घटनाएं हैं उसके बारे में भी इन लोगों ने लेखन किया है। इनमें जो प्रमुख नाम मिलते हैं हमें वो है नियार्कस, जिसने फारस की खाड़ी का यात्रा विवरण दिया है और उसी परिप्रेक्ष्य में भारत के बारे में भी जानकारी प्रदान की है। लेकिन नियार्कस जो है, जैसे वो कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं होती। इस तरीके की बातें उसने अपनी उस पुस्तक में लिखी है, जिसका उल्लेख उसके बाद जो लेखक आए उन्होंने उद्धरण में दिया है। फिर है एक दूसरा लेखक ओने सोक्रेटिस। ये नियार्कस के साथ ही जो उसका जहाजी बेड़ा था उसका मुख्य नौचालक था, पोत नायक था। पोत कहते हैं जहाज को, तो जहाज का कैप्टन था ये ओनेसोक्रेटिस। और इसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी, यानी सिकंदर कहाँ कहाँ गया, उसने क्या क्या कार्य किए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में उसने, उसी संदर्भ में सिकंदर जब भारत में आया, किस तरीके से उसने भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे किस तरीके से वहां पे आक्रमण किया, कैसे उसने अपने सैनिकों को आगे युद्ध में बढ़ने के लिए प्रेरित किया, ये सब चीजें ओनेसोक्रेटिस ने लिखी हैं। फिर आता है एरिस्टोबुलस। ये भी सिकंदर की सेना के साथ आया था और इसने सिकंदर के द्वारा लड़े गए युद्धों का इतिहास लिखा है। ये जो सिकंदर के समकालीन लेखक आए थे, इन्होंने भारत की किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति थी, क्या अर्थव्यवस्था चल रही थी, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, राजनीतिक स्थितियां किस तरीके से थी, कैसे विखंडित भारत था और छोटे छोटे राज्य थे, इन सब स्थितियों का प्राय सही विवरण दिया है, क्योंकि इन्होंने इन स्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था। इसके बाद बात आती है सिकंदर के बाद आने वाले लेखक। सिकंदर जब वापस लौट गया तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी और चूंकि उसके कोई पुत्र नहीं था इसलिए उसके सेनापतियों ने आपस में युद्ध किया और युद्ध का के अंदर उन्होंने सिकंदर के जीते हुए साम्राज्य को बांट लिया। तो भारत की ओर का जो हिस्सा था वो उसके सेनापति सेल्यूकस के हिस्से में आया। आप जैसा जानते होंगे कि सेल्यूकस ने जब राजा बन गया तो उसने सिकंदर के अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास किया, यानी वो उसने भी भारत पे आक्रमण किया। लेकिन इस समय भारत की राजनीतिक स्थितियां बदल चुकी थी। यहाँ अब छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य वंश स्थापित हो चुका था। दोनों के मध्य युद्ध हुआ और सेल्यूकस की पराजय हुई और जो दोनों के बीच संधि हुई चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य, उस संधि के अंतर्गत एक राजदूत जिसका नाम था मेगस्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। तो सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण जो सिकंदर के बाद आने वाले लेखक हैं उनमें है मेगस्थनीज, जो सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था इंडिका। लेकिन इंडिका
अपने मूल रूप में हमें आज उपलब्ध नहीं है। बाद में मैक्रिंडल महोदय के द्वारा जो मेगास्थनीज के बाद आने वाले लेखक थे, मेगास्थनीज से परवर्ती लेखक थे, उन्होंने जो उद्धरण दिए थे मेगास्थनीज के, उन उद्धरणों को कलेक्ट किया और फिर मेगास्थनीज की इंडिका के नाम से एक पुस्तक को छपवाया। तो मूल पुस्तक हमें उपलब्ध नहीं है। मौर्य काल की बहुत सारी जानकारी हमें मेगास्थनीज द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के महल में राजदूत के रूप में स्वयं वहां रहा था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य की जो दिनचर्या है, किस तरीके से वो अपना शासन कार्य करता था, किस तरीके से वो न्यायिक कार्य करता था, इस सब का उल्लेख मेगास्थनीज हमें देता है। साथ ही साथ मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में ये उल्लेख भी किया कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल कितना लंबा चौड़ा है। हालांकि चूंकि हमें अवशेषों में, पुरावशेषों में उस तरीके का कोई महल नहीं मिला लंबा चौड़ा, तो ये माना जाता था कि शायद मेगास्थनीज ने सही नहीं लिखा है, कुछ गलती कर दी है। लेकिन कुम्हराहार, हम पुरातात्विक सोर्सेज में हमने इस चीज का उल्लेख किया था, पटना के कुम्हराहार में जब उत्खनन हुआ तो वहां से एक बहुत बड़े लंबे चौड़े महल की नींव मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि ऊपर लकड़ी से काम होता था और लकड़ी चूंकि नष्ट होने वाली चीज है, इसलिए लकड़ी उसकी नष्ट हो गई है और पत्थरों की नींव उसकी बची हुई है। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो महल का विवरण दिया गया है या अन्य जो विवरण दिए गए हैं, जो पूरी तरह से हमें सही प्रतीत होते हैं। हालांकि जब हम मेगास्थनीज को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि उसमें उसने कुछ दोष भी लिखे हैं। जैसे उसने कहा है भारत का जो समाज है वो 7 वर्गों में बटा हुआ है। आप और हम जानते हैं कि भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी और भारत का समाज 4 वर्णों में ही बटा हुआ था। लेकिन मेगास्थनीज चूंकि इस तरीके की सामाजिक व्यवस्था से अपरिचित था, इसलिए उसने संभवतः ये गलती कर दी कि भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ है। मेगास्थनीज के बाद बात करते हैं हम डायोमेकस और डियोनिसियस की। ये बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, बिंदुसार की राजसभा में रहे हुए यूनानी दूत थे, लेकिन इनके विवरण हमें प्राप्त नहीं है। इसके बाद पेट्रोक्लीस का नाम आता है, जो सेल्यूकस का नौसेना अध्यक्ष था। इसने भी एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था भूगोल, लेकिन ये पुस्तक भी आज उपलब्ध नहीं है। फिर एक महत्वपूर्ण लेखक है स्ट्रैबो। इसने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था भूगोल, जिसमें भारत से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर नाम आता है प्लिनी द एल्डर का। ये एक रोमन इतिहासकार था जिसने नेचुरलिस हिस्टोरिया नामक एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, जिसमें उसने भारत का वर्णन दिया है, भारत का परिचय दिया है उसने, और भारत और इटली के बीच में जो व्यापार चलता है उस व्यापार का तथा भारत में जो संसाधन प्राप्त होते हैं उनका उल्लेख भी उसने अपनी पुस्तक में दिया है। फिर आता है प्लूटार्क। ये यूनानी लेखक था जिसने लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने नंदवंश और चंद्रगुप्त से जुड़ी हुई कई जानकारियां प्रदान की हैं, जिसमें उसने बताया किस प्रकार नंदवंश को हटाकर चंद्रगुप्त ने राजगद्दी ग्रहण की थी। फिर नाम आता है एरियन का, जिसने एनोबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर और इंडिका 2 ग्रंथों की रचना की। एक ग्रंथ है एनोबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर और दूसरा ग्रंथ है इंडिका। जो पहला ग्रंथ है उसमें तो सिकंदर की जीवनी के बारे में लिखता है वो, तथा इंडिका नामक जो ग्रंथ है उसमें वो भारत की जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद आता है जस्टिन। ये एक रोमन इतिहासकार था और इसने जो लेटिन भाषा में ग्रंथ लिखा उससे हमें चंद्रगुप्त और सिकंदर के संबंध में जानकारी
प्राप्त होती है। जस्टिन जो है वो बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की और सिकंदर की भेंट हुई थी। चंद्रगुप्त एक हम्बल ओरिजिन का लड़का था। किस तरीके से उसने सिकंदर को क्रोधित कर दिया और वो वहां से भाग निकला, ये सब जानकारियां हमें जस्टिन के माध्यम से पता चलती हैं। फिर आता है नाम टॉलेमी का। इनके ग्रंथ का नाम भी भूगोल है, जिसमें उन्होंने भारत की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के नगर, यहाँ के जो तीर्थ स्थल हैं वो, इन सब का उल्लेख किया है। एक ग्रंथ मिलता है हमें जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके लेखक का नाम अज्ञात है, हमें पता नहीं किसने लिखा है ये, लेकिन ये प्राचीन भारत में किस प्रकार का सामुद्रिक व्यापार होता था, किस तरीके से होता था, उसकी हमें बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करता है। तो ये कुछ यूनानी और रोमन लेखकों के नाम थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। यूनानी लेखकों का जो महत्व है वो इस कारण से है कि इनके आने से पहले भारतीय इतिहास में हमें तिथि क्रम की जानकारी नहीं होती, लेकिन जब से इन्होंने लिखना आरंभ किया भारत के बारे में, तो चूंकि ये क्रमबद्ध तरीके से और तिथि के साथ लिखते थे, इसीलिए भारतीय इतिहास की जो कुछ तिथियां हम निकाल पाए हैं, उनका तिथि क्रम निर्धारण कर पाए हैं, उसके अंदर ये यूनानी ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो हमें प्राचीन भारत की कहीं से अन्य जगह से प्राप्त नहीं होती। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के महल के बारे में, इसी तरीके से बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती, मात्र यूनानी ग्रंथों के माध्यम से ही ज्ञात होती हैं। अब जो चीन के लेखक हैं और अरब के लेखक हैं, वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।